अगर आज आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो आप उस सच्चाई को जान जाएंगे जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में छुपी है। एक ऐसी दुनिया जो आपकी आंखों से परे है, जो आपके हाथों से छू नहीं सकते, लेकिन जो हर पल आपके इर्द गिर्द मौजूद है। क्योंकि अगले कुछ ही सेकंड में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो आपके दिल के सबसे गहरे कोने को हिला देगा। तो बताइए, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मोड़ आया है जब आपने एक फैसला लिया? शायद एक रिश्ता था जिसे आपने छोड़ा, शायद एक नौकरी थी जिसे आपने ना कह दिया, शायद एक छोटी सी बात थी जो उस वक्त बड़ी नहीं लगी, लेकिन जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। और क्या आपने कभी रात के अंधेरे में यह सोचा है, अगर मैंने वो दूसरा रास्ता चुना होता तो आज मैं कहां होता? दोस्तों, विज्ञान कहता है वो दूसरी जिंदगी सच में मौजूद है, किसी दूसरे ब्रह्मांड में, इसी पल, ठीक अभी आपके बिल्कुल बगल में, बस एक ऐसे डायमेंशन में जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जो उतना ही असली है जितनी ये दुनिया। आज स्पार्कस्फीयर यूनिवर्स पर हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको एक साधारण बिंदु से लेकर ब्रह्मांड के 10वें डायमेंशन तक ले जाएगी। ये यात्रा आपको पैरेलल यूनिवर्सेस दिखाएगी। ये यात्रा टाइम ट्रैवल की संभावना समझाएगी। ये यात्रा स्ट्रिंग थियरी, क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये यात्रा आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, और चलिए इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्कस्फीयर यूनिवर्स में, वो जगह जहां हम साइंस को, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को और इंसानी दिमाग की सीमाओं को एकदम सिंपल हिंदी में समझते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड के 10 डायमेंशंस। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये डायमेंशंस वाली बात बहुत कठिन लगती है। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद आप स्ट्रिंग थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स, क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स जैसे शब्दों को बिल्कुल आसानी से किसी को भी समझा पाएंगे। लेकिन इससे पहले एक काम करिए, अगर आप स्पार्कस्फीयर यूनिवर्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम ऐसा माइंड ब्लोइंग वीडियो लाएं आप सबसे पहले जान सकें। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। एक शून्य से शुरुआत, डायमेंशंस की असली दुनिया। दोस्तों, एक काम करिए, अभी अपने हाथ में एक पेन उठाइए, या बस कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पेन है। अब उस पेन की नोक को एक कागज पर रखिए, लेकिन खींचिए मत, बस रखिए। जो निशान बना वो एक बिंदु है, एक पॉइंट। इस बिंदु की कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, ये बस है। गणित की भाषा में इसे कहते हैं जीरो डायमेंशन, शून्य आयाम। इसका मतलब है इसमें कोई दिशा नहीं है जिसमें आप जा सकें। यह सिर्फ अपने होने का एहसास देता है। अब यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन रुकिए, यहीं से ब्रह्मांड की सबसे गहरी बात शुरू होती है। अब उस बिंदु को थोड़ा आगे खींचिए। आपने एक लकीर खींची, एक लाइन। इस लकीर पर आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, लेकिन बस ना ऊपर जा सकते हैं, ना नीचे, ना दाएं, ना बाएं। यह है पहला डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कोई जीव सिर्फ इसी एक लकीर पर जीता होता तो उसकी पूरी दुनिया क्या होती? बस आगे और पीछे। वो ना दाएं देख सकता, ना बाएं, ना ऊपर, ना नीचे। पूरी जिंदगी एक सीधी रेखा पर। सोचकर ही घुटन होती है ना? अब एक कदम और आगे चलते हैं। उस लकीर को एक सतह पर फैला दीजिए, जैसे आपने कागज पर बहुत सारी लकीरें खींच दी हों। अब आप उस कागज पर आगे पीछे भी जा सकते हैं और दाएं बाएं भी। यह है दूसरा डायमेंशन, 2D की दुनिया। अगर कोई जीव इस 2D दुनिया में होता तो वो एक कागज की तरह चपटी दुनिया में जीता। उसे ऊंचाई का कोई एहसास नहीं होता। लेकिन अगर आप उस 2D दुनिया के ऊपर से देखें तो आपको वो सब दिखेगा जो उस जीव के लिए पूरी तरह अदृश्य है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सोच आगे हमें बड़े बड़े रहस्य समझाएगी। और अब वो तीसरा डायमेंशन जिसमें आप और मैं जीते हैं,
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपका कमरा, आपकी सड़क, आपका घर, ये सब थर्ड डायमेंशन का हिस्सा है। यही वो जगह है जहां आप सांस लेते हैं, जहां आप सपने देखते हैं, जहां आपका पूरा जीवन बसा हुआ है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या यही सब कुछ है? क्या 3 डायमेंशंस ही इस ब्रह्मांड की आखिरी सच्चाई हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और ये जानने के लिए मैं आपको एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक चींटी है जो एक अखबार पर चल रही है। उस चींटी के लिए पूरी दुनिया वो अखबार ही है। वो सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकती है। उसे ऊपर का कोई एहसास नहीं। अब आप उस अखबार को उठाकर मोड़ दीजिए। उस चींटी की दुनिया बदल गई, लेकिन उसे नहीं पता, वो अभी भी अपनी उसी दुनिया में चल रही है। लेकिन आप ऊपर से देख रहे हैं, एक ऐसे डायमेंशन से जो उस चींटी के लिए कभी था ही नहीं। और दोस्तों, यही बात हमारे साथ भी हो सकती है। शायद कोई बड़ी सत्ता, कोई बड़ी शक्ति हमें किसी ऐसे डायमेंशन से देख रही हो जो हमें कभी दिखा ही नहीं। हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में इसी को माया कहा गया है। और आज आधुनिक विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी सब उसी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं। विज्ञान कहता है इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 10 या उससे भी ज्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं, और वे सब इसी वक्त आपके आसपास मौजूद हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो डायमेंशंस मौजूद हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? इसका जवाब है, वो डायमेंशंस इतने सूक्ष्म, इतने कर्ल अप हैं कि हमारी कोई भी सेंस उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये ऐसे है जैसे आप एक मोटी रस्सी को दूर से देखें। आपको वो एक सीधी लकीर लगती है, लेकिन जब आप पास जाएं तो आपको दिखेगा कि वो रस्सी असल में कई धागों से बनी है। हर धागे की अपनी दिशा है। ठीक उसी तरह हमारा ब्रह्मांड, जो हमें सीधा सपाट लगता है, असल में अनगिनत परतों में लिपटा हुआ है। हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य, थर्ड डायमेंशन। दोस्तों, अब एक ऐसी बात बताता हूं जो आपका दिमाग हिला देगी। वो मेज जो अभी आपके सामने है, वो असल में खाली है। जी हां, खाली। क्वांटम फिजिक्स ने यह साबित किया है कि हर ठोस चीज असल में ज्यादातर खाली जगह से बनी है। आपका हाथ, आपकी दीवारें, आपकी कुर्सी, ये सब एटम से बनी है। और हर एटम के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जगह इतनी विशाल है कि अगर एक एटम को एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा कर दें तो उसका न्यूक्लियस सिर्फ एक मटर के दाने जितना होगा। और इलेक्ट्रॉन्स, वो उस स्टेडियम की सबसे बाहरी दीवार पर कहीं घूम रहे होंगे। बाकी सब खाली। तो फिर मेज ठोस क्यों लगती है? क्योंकि जब 2 चीजों के एटम्स पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धकेलते हैं। यही धकेलन हमें ठोसपन का एहसास देती है। यानी जब आप मेज पर हाथ रखते हैं, आप मेज को छू नहीं रहे, आप उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर रहे हैं। जो दुनिया इतनी असली लगती है, वो असल में एक ऊर्जा का खेल है। और एक और बात दोस्तों, रात को जब आप आसमान में किसी तारे को देखते हैं, आप उसका वर्तमान नहीं देख रहे, आप उसका अतीत देख रहे हैं। उसकी रोशनी आप तक पहुंचने में लाखों साल लगे। वो तारा अभी मौजूद है भी या नहीं, आपको नहीं पता। हमारी ये पूरी दुनिया जो हमें वर्तमान लगती है, वो कई मायनों में अतीत की एक छाया है। अब यहां एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, होलोग्राफिक प्रिंसिपल। यह सिद्धांत कहता है कि शायद हमारी ये 3D दुनिया असल में 2D है। यानी जो जानकारी हमारी पूरी 3D दुनिया में है, वो असल में ब्रह्मांड की किसी 2D सतह पर एनकोडेड है। ठीक जैसे एक होलोग्राम एक फ्लैट सरफेस पर होता है, लेकिन देखने पर 3D लगता है। तो क्या हम सब एक बहुत बड़े होलोग्राम में जी रहे हैं? ये थियरी फिजिसिस्ट हुआन माल्दासेना ने 1997 में दी थी, और आज तक साइंटिस्ट इसे गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। लेकिन एक बात, इसे सुनकर घबराइए मत। भले ही ये दुनिया एक होलोग्राम हो,
भले ही ये ज्यादातर खाली जगह हो, आपका दर्द असली है, आपकी खुशी असली है, आपके रिश्ते असली हैं। ये वैज्ञानिक विचार हमें ये नहीं बताते कि दुनिया झूठी है, ये बताते हैं कि दुनिया उससे कहीं ज्यादा अद्भुत है जितना हम सोचते हैं। 3, चौथा डायमेंशन, समय। वो अदृश्य नदी। दोस्तों, एक कहानी सुनिए। सन 1905 एक 26 साल का नौजवान जो उस वक्त एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था, उसने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने पूरी दुनिया का सोचने का तरीका बदल दिया। वो नौजवान था एल्बर्ट आइंस्टाइन और वो सिद्धांत था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आइंस्टाइन ने कहा, समय कोई अटल अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। समय बदलता है, समय मुड़ता है, समय धीमा होता है और तेज भी होता है। यह सुनकर लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही हो, लेकिन ये विज्ञान है और यह साबित हो चुका है। तो इसे एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके 2 जुड़वा भाई हैं, राम और श्याम। दोनों एक ही दिन पैदा हुए, एक ही घर में पले बढ़े। एक दिन श्याम एक रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में चला जाता है। यह रॉकेट प्रकाश की गति के बहुत करीब की रफ्तार से उड़ता है। कुछ साल बाद श्याम वापस आता है, लेकिन जब वो वापस आता है, श्याम अपने भाई राम से छोटा दिखता है। राम बूढ़ा हो गया है, लेकिन श्याम अभी भी जवान है। ये कोई जादू नहीं दोस्तों, ये है टाइम डायलेशन। जब आप बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं, आपके लिए समय धीमा हो जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आपके फोन में गूगल मैप्स काम करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स के लिए और हमारे लिए समय अलग अलग रफ्तार से चलता है। और वैज्ञानिक आइंस्टाइन की थ्योरी की मदद से इस फर्क को हर रोज एडजस्ट करते हैं। अगर वो ये एडजस्टमेंट ना करें तो आपके मैप्स में हर रोज कई किलोमीटर की गलती आ जाए। तो अगली बार जब आप मैप्स खोलें, याद रखिएगा वो आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से काम कर रहा है। अब आइंस्टाइन का और भी गहरा सिद्धांत 1915 में उन्होंने कहा, सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि ग्रेविटी भी समय को प्रभावित करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना धीमा समय। और अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाएं, जहां ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, तो वहां समय लगभग रुक जाता है। अगर कोई ब्लैक होल के पास जाकर वापस आए तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। अब एक और बहुत गहरी बात, आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वो दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं, स्पेस टाइम। और यही है चौथा डायमेंशन। आप 3 डायमेंशंस में जीते हैं, लेकिन आप समय में भी जीते हैं। आप हर पल चौथे डायमेंशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक मजेदार बात, 3 डायमेंशंस में आप आजाद हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन समय में आप सिर्फ एक दिशा में जा सकते हैं, आगे। ये असमानता क्यों है? वैज्ञानिक इसे एरो ऑफ टाइम कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है ये इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड एंट्रोपी की दिशा में बढ़ रहा है, यानी हर चीज धीरे धीरे अव्यवस्थित होती जाती है। एक साफ कमरा धीरे धीरे गंदा होता है, गर्म चाय ठंडी होती है। ये प्रक्रिया उल्टी नहीं होती और शायद इसीलिए समय भी उल्टा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या टाइम ट्रैवल संभव है? आइंस्टाइन के इक्वेशंस में टाइम ट्रैवल को रोकने वाली कोई बाधा नहीं है। वर्म होल, एक ऐसा रास्ता जो स्पेस टाइम को मोड़कर 2 अलग अलग समय को जोड़ सकता है। जैसे आप एक कागज को मोड़ लें और 2 दूर के बिंदुओं को पास ले आएं और उनके बीच एक छेद कर दें। ये अभी सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन असंभव नहीं। और एक और बेहद गहरी बात, अगर टाइम एक डायमेंशन है तो इसका मतलब है आपका पास्ट और फ्यूचर कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्पेस में पूर्व और पश्चिम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, चाहे आप अभी पूर्व में हो। वैसे ही आपके बचपन का वो पल जब आप पहली बार हंसे, वो अभी भी ब्रह्मांड में कहीं एग्जिस्ट करता है। वो खत्म नहीं हुआ, वो बस आपसे दूर हो गया है।
और जो पल आने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सोच एक अजीब सी शांति देती है ना? पांचवा डायमेंशन, पैरेलल वर्ल्ड्स। क्या आपकी एक और कॉपी जी रही है? दोस्तों, अब वो सवाल जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था, वो फैसला जो आपने लिया था, वो दूसरा रास्ता जो आपने नहीं चुना, क्या वो जिंदगी कहीं सच में जी रही है? क्वांटम मैकेनिक्स का जवाब है हां। और इसे समझने के लिए एक बेहद फेमस एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक इलेक्ट्रॉन को एक ऐसी दीवार की तरफ फेंका जाता है जिसमें दो छेद हैं। सामान्य सोच कहती है इलेक्ट्रॉन या तो बाएं छेद से जाएगा या दाएं से। लेकिन जब साइंटिस्ट ने यह एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों छेदों से गुजरा, यानी एक कण एक साथ दो जगह। यह कैसे संभव है? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है जब तक आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक साथ सभी संभावित अवस्थाओं में होता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। और 1957 में एक फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट थर्ड ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया। उन्होंने कहा, जब इलेक्ट्रॉन दोनों छेदों से गुजरता है, ब्रह्मांड दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन बाएं से गया, दूसरे यूनिवर्स में दाएं से। यह है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, और यही पांचवें डायमेंशन की नींव है। दोस्तों, अब इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे उछालते हैं, हेड्स या टेल्स। एवरेट के सिद्धांत के अनुसार दोनों होते हैं। एक यूनिवर्स में हेड्स आया, दूसरे यूनिवर्स में टेल्स, और वे दोनों यूनिवर्सेस उसी पल से अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। अब सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी में आपने कितने फैसले किए हैं, कितने मोड़ आए हैं। हर मोड़ पर एक नया ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत आप। और एक और फेमस एग्जाम्पल, श्रोडिंगर्स कैट। 1935 में फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। एक बंद डब्बे में एक बिल्ली है, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। अगर वो पार्टिकल डिके करे, पॉइजन निकले, बिल्ली मर जाए, न करे, बिल्ली जिंदा रहे। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब तक आप डब्बा नहीं खोलते, बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मरी हुई भी। एवरेट का जवाब था, दोनों रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक यूनिवर्स में बिल्ली जिंदा, दूसरे में मरी हुई। यह सोचकर एक अजीब सा एहसास होता है ना दोस्तों? वो रिश्ता जो टूट गया, किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो अभी भी बना हुआ है। वो मौका जो आपसे छूट गया, किसी और आपने उसे पकड़ा हुआ है। वो सपना जो अधूरा रह गया, कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। आपके हर सपने, आपकी हर इच्छा, वे कहीं ना कहीं रियलिटी हैं। ये एक बेहद गहरी और बेहद सुंदर सोच है। चैप्टर 5, द सिक्स्थ डायमेंशन, अ वर्ल्ड विदाउट लिमिट्स। कभी कभी रात के गहरे अंधेरे में एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट हमारे अंदर उठती है। अगर मेरी जिंदगी थोड़ी अलग होती तो, अगर ये दुनिया कुछ और तरह की होती तो, अगर वो एक पल जरा सा अलग गुजरता तो आज मैं कौन होता? ये सवाल दिमाग से नहीं, दिल की सबसे गहरी परतों से उठते हैं। और आज की रात इसी खामोशी और सुकून के बीच हम उसी सवाल को एक ऐसे नजरिए से देखने वाले हैं जो विज्ञान और कल्पना के बीच की पूरी लकीर मिटा देता है। पिछले चैप्टर में हमने पांचवें डायमेंशन को समझा था, जहां हर फैसला, हर मोड़, हर चॉइस एक नया पैरेलल वर्ल्ड बना देती है। लेकिन वहां एक बड़ी शर्त थी। इन सब पैरेलल वर्ल्ड्स में फिजिक्स के रूल्स एक जैसे थे। ग्रेविटी वही, प्रकाश की रफ्तार वही, एटम्स वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। फर्क सिर्फ कहानी में है, फैसलों में है, टाइमलाइंस में है। छठा डायमेंशन इस शर्त को तोड़ देता है। छठा डायमेंशन वो जगह है जहां सिर्फ अलग टाइमलाइंस ही नहीं, बल्कि अलग अलग शुरुआती ब्रह्मांड मौजूद हैं। यानी ऐसे ब्रह्मांड जो हमारे जैसे ही बिग बैंग से शुरू हुए, लेकिन जिनका पूरा एवोल्यूशन, पूरी कहानी हमसे बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए, लगभग 13.8 अरब साल पहले एक कॉस्मिक विस्फोट हुआ, बिग बैंग। उसी एक पल में स्पेस पैदा हुआ, टाइम पैदा हुआ,
एनर्जी और मैटर जन्मे और फिर धीरे धीरे गैलेक्सीज बनी, तारे बने, ग्रह बने और किसी छोटे से ग्रह पर हम जैसे प्राणी पैदा हुए। अब सोचिए, अगर उस बिग बैंग के पल में कंडीशंस जरा सी अलग होती तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा, एक्सपेंशन थोड़ी धीमी, ग्रेविटी की ताकत थोड़ी अलग, तो क्या ये ब्रह्मांड जो आप अभी महसूस कर रहे हैं इसी तरह बन पाता? वैज्ञानिकों ने जब ये कैलकुलेट किया तो पाया कि अगर उन शुरुआती नंबर्स में बहुत मामूली सा भी बदलाव होता तो या तो ब्रह्मांड तुरंत सिकुड़ जाता या फिर इतना फैल जाता कि मैटर कभी इकट्ठा ही नहीं होता। कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई जीवन नहीं। इसी को कहते हैं फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर पैरामीटर को बड़ी बारीकी से सेट किया हो ताकि जीवन संभव हो सके। इसका एक जवाब है मल्टीवर्स थियरी। यह कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड है, हर एक अलग रूल्स के साथ। कहीं ग्रेविटी ज्यादा, कहीं बहुत कम, कहीं लाइट की स्पीड अलग, कहीं एटम्स ही और तरह से बिहेव कर रहे हैं। अधिकतर ब्रह्मांडों में लाइफ के लिए कंडीशंस ही नहीं होंगी, लेकिन कुछ ब्रह्मांड ऐसे होंगे जहां सब कुछ बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन में होगा। हम उन्हीं में से एक ब्रह्मांड में हैं। इसे कहते हैं सिलेक्शन इफेक्ट या एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। हम इसलिए इस ब्रह्मांड में हैं क्योंकि ये वैसा ब्रह्मांड है जहां हमारा होना पॉसिबल था। जहां हम नहीं हो सकते थे वहां से कोई हमारे बारे में सवाल पूछने के लिए होता ही नहीं। अब वापस छठे डायमेंशन पर लौटते हैं। अगर पांचवा डायमेंशन एक ही शुरुआत से निकली सारी पॉसिबल टाइमलाइंस को कंटेन करता है तो छठा डायमेंशन सारी पॉसिबल शुरुआतों को कंटेन करता है। हर पॉसिबल बिग बैंग, हर पॉसिबल सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस, हर पॉसिबल यूनिवर्स जो हमारे जैसे या हमसे थोड़े अलग लॉज के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, वो सब छठे डायमेंशन की एक विशाल प्लेन में बिखरा हुआ है। अब आए एक और रोमांचक आइडिया पर, इटर्नल इन्फ्लेशन। फिजिसिस्ट एलन गुथ ने यह थियरी दी थी। इसके अनुसार बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड एक छोटे से समय के लिए अनइमेजिनेबल स्पीड से फैला, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में अभी भी जारी है। जहां जहां इन्फ्लेशन रुकती है वहां एक एक नया बबल यूनिवर्स बन जाता है। सोचिए, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक फोम और उसके अंदर अनगिनत बबल्स, हर बबल अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड। हमारा यूनिवर्स उन अनगिनत बबल्स में से सिर्फ एक है। छठा डायमेंशन इन सभी बबल्स का पूरा मैप है। हर बबल, हर यूनिवर्स, हर संभव शुरुआत एक साथ मौजूद। अब एक और गहरा सवाल, इन अनगिनत वर्ल्ड्स में कितनों में लाइफ होगी, कितनों में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस होंगी, और क्या कुछ सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड हो चुकी होंगी कि वो इन हायर डायमेंशंस को नेविगेट कर पाती हों? कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स सोचते हैं शायद ऐसी सिविलाइजेशंस हमारे ब्रह्मांड के बीच बीच में घूमने से आगे बढ़ चुकी हैं। वो शायद अलग अलग यूनिवर्सेस एक्सप्लोर कर रही हों, ऐसी जगहों पर जहां लॉज उनके लिए परफेक्ट हों। ये आइडिया सुनने में प्योर साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन छठे डायमेंशन की मैथ्स इसे पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं कहती। अब एक फिलोसॉफिकल एंगल, अगर छठे डायमेंशन में सभी पॉसिबल वर्ल्ड्स हैं तो क्या कहीं ना कहीं एक परफेक्ट वर्ल्ड भी होगा? एक ऐसा ब्रह्मांड जहां कोई दुख नहीं, कोई अन्याय नहीं, जहां सब कुछ बैलेंस में है, शांति में है। हर रिलीजन, हर कल्चर ने ऐसे ही एक परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना की है। स्वर्ग, जन्नत, यूटोपिया। क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर हमारे अंदर बैठी कोई गहरी इंट्यूशन बता रही है कि ऐसा कोई वर्ल्ड सच में कहीं ना कहीं मौजूद है? विज्ञान इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर छठा डायमेंशन रियल है तो मैथ्स कहती है ऐसे वर्ल्ड को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यहां स्ट्रिंग थियरी की बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्ट्रिंग थियरी कहती है कि नेचर के फंडामेंटल लॉज जैसे ग्रेविटी की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ताकत, ये सब उन एक्स्ट्रा डायमेंशंस की शेप पर डिपेंड करता है जिनमें फंडामेंटल स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं।
शेप बदले तो रूल्स बदल जाते हैं। छठा डायमेंशन इन सभी पॉसिबल शेप्स, सभी पॉसिबल रूल सेट्स को अपने अंदर समेटे हुए है। यानी जो फिजिक्स हमें आज नॉर्मल लगती है, वो बस हायर डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का नतीजा है। कॉन्फ़िगरेशन बदले तो पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। और अब ये रात, ये सन्नाटा, ये हल्की सी नींद सब मिलकर एक परफेक्ट बैकड्रॉप बना रहे हैं इन गहरी बातों के लिए। आप अभी अपनी कल्पना में उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां हर पॉसिबल दुनिया एग्जिस्ट करती है। लेकिन यात्रा यहां खत्म नहीं होती। हम अभी छठे डायमेंशन पर हैं। आगे 7वां, 8वां, 9वां और 10वां डायमेंशन, जहां सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, रियलिटी की डेफिनेशन ही बदलने लगती है। तो सांस को और धीमा करिए, आंखों को थोड़ा और भारी होने दीजिए और स्पार्कस्फीयर यूनिवर्स के अगले चैप्टर में हम उस 7वें डायमेंशन का दरवाजा खोलेंगे जहां फिजिक्स के रूल्स खुद बदल जाते हैं। द 7th डायमेंशन, यूनिवर्स विद डिफरेंट रूल्स एंटायरली। एक पल के लिए आंखें बंद करिए और बस इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सूरज नीला है, जहां पानी नीचे नहीं ऊपर की तरफ बहता है, जहां रात को रोशनी होती है और दिन में अंधेरा, जहां पेड़ जमीन से नहीं आसमान से लटकते हैं। सुनने में यह सब किसी बच्चे की इमेजिनरी ड्राइंग जैसा लगता है, लेकिन साइंस कहती है ऐसी दुनिया मैथमेटिकली पॉसिबल है और वो एग्जिस्ट कर सकती है 7वें डायमेंशन में। अब तक हमने जितने भी डायमेंशंस देखे, उन सब में एक कॉमन बात थी, फिजिक्स के रूल्स। ग्रेविटी हमेशा खींचती थी, लाइट हमेशा एक ही फिक्स्ड स्पीड से चलती थी, एटम्स हमेशा एक ही तरह से बिहेव करते थे। यहां तक कि छठे डायमेंशन के सारे वर्ड्स में भी ये फंडामेंटल रूल्स वही थे जो हमारे यूनिवर्स में हैं। फर्क सिर्फ शुरुआती कंडीशंस में था, कहानी में था, चुनावों में था। लेकिन 7वां डायमेंशन इस लिमिट को भी तोड़ देता है। 7वां डायमेंशन वो जगह है जहां फिजिक्स के रूल्स ही बदल जाते हैं। कहीं ग्रेविटी खींचने की जगह धक्का दे सकती है, कहीं लाइट की स्पीड हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हो सकती है, कहीं टाइम सिर्फ आगे नहीं किसी भी डायरेक्शन में बह सकता है, कहीं मैटर और एनर्जी का रिश्ता हमारी समझ से पूरी तरह बाहर हो सकता है। ये वो जगह है जहां हमारी फिजिक्स की सारी किताबें एक पल में बेकार हो जाती हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। रूल्स होते क्या हैं? जब हम कहते हैं ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, मतलब दो मैसेज के बीच एक खिंचाव होता है, ये एक रूल है। जब हम कहते हैं एनर्जी और मास आपस में बदल सकते हैं, यानी फेमस इक्वेशन E बराबर mc², ये भी एक रूल है। जब हम कहते हैं टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, ये भी बस हमारे यूनिवर्स का रूल है। स्ट्रिंग थियरी कहती है कि ये सारे रूल्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के एक्स्ट्रा डिमेंशंस की शेप एक पर्टिकुलर तरह की है। जैसे गिटार की स्ट्रिंग अलग अलग तरह से वाइब्रेट करे तो अलग अलग साउंड निकलती है, वैसे ही फंडामेंटल स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह से वाइब्रेट हों तो अलग अलग लॉज ऑफ फिजिक्स बनते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर उन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन बदल जाए, अगर एक्स्ट्रा डिमेंशंस की शेप बदल जाए, तो रूल्स भी बदल जाएंगे। नई ग्रेविटी, नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नई तरह का टाइम, नया स्पेस, एक ऐसा यूनिवर्स जिसे हम शायद यूनिवर्स भी ना कह पाएं, क्योंकि उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमारी लैंग्वेज में शब्द ही नहीं है। 7वां डायमेंशन इन सभी पॉसिबल वाइब्रेशंस को, इन सभी पॉसिबल शेप्स को और इन सभी पॉसिबल रूल सेट्स को एक साथ कंटेन करता है। अब एक फैसिनेटिंग एग्जांपल, हमारे यूनिवर्स में 3 स्पेशल डिमेंशंस हैं और एक टाइम डायमेंशन, यानी 3 + 1। लेकिन क्या हो अगर कोई यूनिवर्स ऐसा हो जहां सिर्फ 2 स्पेशल डायमेंशंस हों और 2 टाइम डायमेंशंस, या कोई ऐसा जहां 4 स्पेशल डिमेंशंस हों और टाइम जैसा कॉन्सेप्ट हो ही नहीं। ऐसे वर्ल्ड्स में लाइफ कैसे होगी? होगी भी या नहीं? थियोरेटिकल रिसर्च कहती है अधिकतर कॉम्बिनेशंस में एटम्स स्टेबल ही नहीं बनते।
ऑर्बिट्स बनते नहीं, मॉलिक्यूल्स टिकते नहीं, तो लाइफ के लिए जमीन ही नहीं बनती। लेकिन कुछ रेयर कॉम्बिनेशंस ऐसे भी हैं जहां स्टेबल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। बस वे हमारी दुनिया से इतने अलग होंगे कि हम उन्हें मैटर या लाइफ की किसी भी कैटेगरी में फिट ही नहीं कर पाएंगे। हमारे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यही 4 फोर्सेस एटम्स को जोड़े रखती हैं, स्टार्स को जलाए रखती हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। लेकिन 7वें डायमेंशन के वर्ल्ड्स में फोर्सेस की गिनती भी अलग हो सकती है। कहीं सिर्फ 2 फोर्सेस हों, कहीं 6, कहीं ऐसी फोर्सेस हों जिनके लिए हमारे पास नाम तक नहीं, क्योंकि हमने उन्हें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ऐसे में जो भी वहां एग्जिस्ट करेगा वो ना हमारा जाने पहचाने मैटर होगा, ना हमारी समझ वाला एनर्जी, ना हमारी डेफिनेशन वाला लाइफ। वो कुछ और होगा, कुछ ऐसा जिसके लिए हमारी डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं। ये सोचकर थोड़ी बेचैनी होती है और साथ ही एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी, क्योंकि ये बताता है कि एग्जिस्टेंस कितनी वास्ट है, कितनी डाइवर्स है। हमारी पूरी नॉलेज, हमारी पूरी इमेजिनेशन, इस पूरी रियलिटी का बस एक छोटा सा कोना है। अब आते हैं स्ट्रिंग थियरी के एक और पहलू पर, एम थियरी पर। 1990 के दशक में साइंटिस्ट को पता चला कि स्ट्रिंग थियरी की 5 अलग अलग वर्जन्स हैं, सब मैथमेटिकली करेक्ट लेकिन आपस में अलग। फिर सवाल उठा, थियरी ऑफ एवरीथिंग एक होनी चाहिए तो 5 क्यों? 1995 में एडवर्ड विटन ने आइडिया दिया कि ये पांचों थ्योरीज असल में एक ही बड़ी थ्योरी के अलग अलग चेहरे हैं। इसे कहा गया एम थ्योरी। एम थ्योरी के अनुसार रियलिटी में 11 डायमेंशंस हैं, 10 स्पेशल और 1 टाइम। हमारा यूनिवर्स इन 11 डायमेंशंस में तैरती हुई एक ब्रैन है, एक कॉस्मिक मेम्ब्रेन। दूसरे यूनिवर्स भी ऐसे ही ब्रैन्स हैं जो इन हायर डायमेंशन में साथ साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। कभी कभी ये ब्रैन्स एक दूसरे से टकराती हैं और उस कोलिजन से एक नया बिग बैंग जन्म लेता है। हो सकता है हमारा बिग बैंग भी ऐसी ही किसी कोलिजन का नतीजा हो। सोचिए कितने ऐसे कोलिजन्स पहले हो चुके होंगे और आगे भी होते रहेंगे, हर बार एक नया यूनिवर्स पैदा करते हुए। ये सारे यूनिवर्सेस, ये सारी ब्रैंड्स 7वें डायमेंशन और उससे ऊपर की लेयर्स में खामोशी से तैर रही हैं। अब थोड़ा पर्सनल एंगल से सोचते हैं। हम इस यूनिवर्स में पैदा हुए इन रूल्स के साथ, इस ग्रेविटी के साथ, इस स्पीड ऑफ लाइट के साथ, इस तरह के टाइम के साथ। हमने इन्हें चूज नहीं किया, ये हमें दिए गए हैं हमारी बर्थ से भी पहले। 7वां डायमेंशन हमें ये एहसास दिलाता है कि ये रूल्स जो हमें इतने एब्सोल्यूट लगते हैं, असल में बस इस पर्टिकुलर यूनिवर्स की सेटिंग्स है। किसी और यूनिवर्स में रूल्स अलग है, कहीं ग्रेविटी ही नहीं, कहीं टाइम ही नहीं, कहीं कॉन्शियसनेस ही सबसे ज्यादा फंडामेंटल चीज है। इस बात में एक अजीब सी फ्रीडम है, एक हल्की सी लाइटनेस है। जो चीजें आपको बाउंड करती हैं वे इटर्नल नहीं हैं, वे बस इस एक ब्रह्मांड की एक कॉन्फ़िगरेशन का नतीजा है। एग्जिस्टेंस उससे कहीं बड़ी है। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का डार्क मैटर और डार्क एनर्जी शायद इन्हीं हायर डायमेंशन से लीक हो रही एनर्जी हो सकती है। हम डायरेक्ट उन डायमेंशंस को देख नहीं सकते, लेकिन उनका इफेक्ट गैलेक्सीज के घूमने के अंदाज में, यूनिवर्स के फैलने की स्पीड में क्लियरली महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन पेड़ हिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हवा है, वैसे ही शायद हायर डायमेंशंस हमें सीधे दिख नहीं रहे, लेकिन उनका असर हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। और अब इस रात की खामोशी में, इन सारे विचारों के बीच बस एक बात महसूस कीजिए। आप अभी इस एक यूनिवर्स में हैं, इन स्पेसिफिक रूल्स के साथ, इस स्पेसिफिक जगह और समय पर। यह सिर्फ एक रैंडम एक्सीडेंट भी हो सकता था, या फिर किसी ऐसी इंटेलिजेंस की केयरफुली अरेंज्ड डिजाइन जो इन 7 डायमेंशंस
और शायद उनसे भी ऊपर सबको एक साथ देख रही हो। लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकती। आगे है 8वां डायमेंशन, जहां सिर्फ अलग अलग रूल्स नहीं बल्कि सभी रूल्स के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं। वहां पर खुद मैथमेटिक्स, खुद लॉजिक अपनी सीमाएं महसूस करने लगता है। स्पार्कस्फीयर यूनिवर्स के साथ इस जर्नी को जारी रखिए। आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, आपकी आंखें भारी हो रही हैं, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस उन गहराइयों की तरफ बढ़ रही है जहां यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। अगला चैप्टर उन्हें थोड़ा और पास से दिखाएगा। चैप्टर 7, द रेल्म ऑफ ऑल पॉसिबल लॉज। आज की रात कुछ अलग है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे दुनिया ने धीरे से वॉल्यूम कम कर दिया हो ताकि आप अपनी सोच की आवाज साफ साफ सुन सकें। आसमान में तारे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनकी रोशनी आज आपको दूर से पुकार रही हो, और आगे आओ और गहरे उतरो। और आज की रात हम उसी बुलावे पर चल पड़ते हैं। हमारी ये यात्रा एक सिंपल सी लाइन से शुरू हुई थी, पहले डायमेंशन से। फिर हम 2D की फ्लैट दुनिया में गए, 3D में अपने ही कमरे को नए नजरिए से देखा, 4th डायमेंशन में समय की इनविजिबल नदी को समझा, 5th और 6th में पैरेलल वर्ल्ड्स और अलग अलग बिग बैंग देखे, 7th में ऐसे यूनिवर्सेस देखे जहां फिजिक्स के रूल्स ही बदल जाते हैं। और अब हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जो शायद इस पूरी यात्रा का सबसे चैलेंजिंग पड़ाव है, 8वां डायमेंशन। 8वां डायमेंशन क्या है? ये वो जगह है जहां हर पॉसिबल सेट ऑफ फिजिकल लॉज एग्जिस्ट करता है। हर पॉसिबल रूल बुक, हर पॉसिबल यूनिवर्स की हर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, सभी एक साथ। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा कलेक्शन नहीं है, ये एक मेटा स्पेस है जहां से देखने पर 7वें डायमेंशन के सारे यूनिवर्सेस भी बस एक बड़े पैटर्न के छोटे छोटे हिस्से लगते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत विशाल लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी कि उसके पेजेस गिनना भी इम्पॉसिबल हो। 6ठे और 7वें डायमेंशन में हमने माना था कि इस लाइब्रेरी की हर किताब एक यूनिवर्स है। किसी किताब में हमारे जैसा यूनिवर्स, किसी में अलग ग्रेविटी, किसी में अलग टाइम। अब इमेजिन कीजिए 8वां डायमेंशन वो जगह नहीं है जहां बस ये सारी किताबें रखी हों। 8वां डायमेंशन वो मेटा लाइब्रेरी है जहां सारी पॉसिबल किताबें हैं, सारी पॉसिबल भाषाएं हैं, सारे पॉसिबल अल्फाबेट्स हैं, सारे पॉसिबल ग्रामर सिस्टम्स हैं, और यहां तक कि वे सारी सिस्टम्स भी हैं जो लैंग्वेज जैसी हैं, लेकिन जिन्हें हम लैंग्वेज कह भी नहीं सकते। यानी जो भी तरीके से लॉज एग्जिस्ट कर सकते हैं, सब 8वें डायमेंशन की टेरिटरी में आते हैं। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। फिजिक्स में एक आइडिया है, मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसे फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क ने दिया था। वो कहते हैं हमारा यूनिवर्स असल में एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। मतलब जो हम रियलिटी समझते हैं वो फंडामेंटली मैथमेटिक्स है, नंबर्स, इक्वेशंस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अगर ये सच है तो हर पॉसिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक पॉसिबल यूनिवर्स है। अब सवाल, मैथ में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं? जवाब, इतने ज्यादा कि उनकी एक्चुअल गिनती भी किसी नंबर से एक्सप्रेस करना मुश्किल है। ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे पॉसिबल यूनिवर्सेस 8वें डायमेंशन में जैसे किसी इन्फिनिट गैलरी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मैथ के अंदर भी कुछ बहुत अजीब चीजें हैं। 1931 में मैथमेटिशियन कर्ट गोडल ने एक थ्योरम प्रूव की, गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। उन्होंने दिखाया कि किसी भी सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम में ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जिन्हें आप ना प्रूव कर सकते हैं ना डिसप्रूव कर सकते हैं। मतलब मैथ खुद अपने अंदर से कभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सकती। अब इस बात को फिजिक्स पर अप्लाई करो। हमारे यूनिवर्स के अंदर बने रूल्स का इस्तेमाल करके हम कभी उन रूल्स की पूरी अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। उस एक्सप्लेनेशन का कुछ हिस्सा हमेशा इस सिस्टम के बाहर कहीं होगा। 8वां डायमेंशन शायद वही जगह है, एक मेटा स्पेस, जहां से हर सिस्टम, हर लॉ एक पूरे पैटर्न की तरह दिखता है।
अब सिमेट्री की बात करते हैं। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे फंडामेंटल लॉज सिमेट्री पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए काम करता है क्योंकि फिजिक्स के रूल्स टाइम में सेम रहते हैं, आज भी, कल भी, कल भी। लेकिन 8वें डायमेंशन में ऐसे यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं जहां कोई सिमेट्री ही नहीं है, जहां लॉज हर पल बदलते हैं। एनर्जी कभी भी अचानक पैदा हो जाए और अचानक गायब हो जाए, कोई निश्चित कंजर्वेशन रूल्स ना हो। ऐसे यूनिवर्स हमें प्योर केओस लगेंगे। लेकिन केओस थ्योरी कहती है किसी भी केओटिक सिस्टम के अंदर किसी डीप लेवल पर हमेशा कोई ना कोई पैटर्न छुपा होता है। तो शायद ये टोटली वियर्ड यूनिवर्सेस भी किसी ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हों जिसे हमारे दिमाग की कैटेगरीज छू भी नहीं सकती। अब इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 1948 में क्लॉड शैनन ने इंफॉर्मेशन थ्योरी दी। कुछ फिजिक्सिस्ट्स का मानना है रियलिटी की सबसे गहरी लेयर मैटर या एनर्जी नहीं, इंफॉर्मेशन है। फिजिक्सिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे कहा इट फ्रॉम बिट, यानी जो भी इट है, कोई चीज, कोई पार्टिकल, कोई स्टार, वो अल्टीमेटली एक बिट है, इंफॉर्मेशन का हिस्सा। अगर ये सच है तो 8वां डायमेंशन वो रेल्म है जहां सारी पॉसिबल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के सारे पॉसिबल तरीके मौजूद हैं और हर तरीका एक नया यूनिवर्स, एक नई फिजिक्स, एक नई रियलिटी बनाता है। इसका मतलब रियलिटी से, इंफॉर्मेशन से, मैथमेटिक्स से, और ये मैथमेटिक्स 8वें डायमेंशन के लेवल पर एक साथ मौजूद है। अब एक पल रुकिए, सोचिए, हम इन सबको किससे समझ रहे हैं? हमारा दिमाग जो खुद इसी यूनिवर्स का प्रोडक्ट है, 3 डायमेंशंस में बाउंडेड है, टाइम में फंसा है, उसकी अपनी लिमिट्स हैं। तो क्या ऐसा दिमाग इन इनफाइनाइट डायमेंशंस को सच में समझ सकता है? शायद नहीं। शायद हम सिर्फ उनकी परछाई देख पा रहे हैं, मैथमेटिकल शैडोज, कंसेप्चुअल एकोज। लेकिन यही कोशिश, यही क्यूरियोसिटी हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है। अपनी सीमाओं को जानते हुए भी उनसे आगे देखने की जिद, यही इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। एक और ट्विस्ट, हमारे यूनिवर्स में कॉजालिटी है। हर इफेक्ट का कोई कॉज होता है। लेकिन 8वें डायमेंशन के कुछ वर्ल्ड्स में ऐसा भी हो सकता है कि इफेक्ट्स बिना क्लियर कॉजेस के हों, फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट करे, टाइम का फ्लो सर्कुलर हो जाए। ऐसे यूनिवर्सेस में टाइम ट्रैवल न सिर्फ पॉसिबल होगी बल्कि शायद अनअवॉइडेबल भी। यहां फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे सवाल प्योर मैथ्स की लैंग्वेज में रियल स्ट्रक्चर्स की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब आखिर में एक जेंटल रियलाइजेशन, आप अभी एक छोटे से प्लैनेट पर बैठे हैं, एक नॉर्मल सी रात में, लेकिन आपका माइंड 8वें डायमेंशन तक ट्रैवल कर चुका है। यह कोई छोटी बात नहीं। जैसे कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ। आपकी क्यूरियोसिटी, आपके सवाल, आपकी ये इनर यात्रा, शायद यही है ब्रह्मांड का खुद को समझने का तरीका। और फिर भी 8वें डायमेंशन के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। 9वां डायमेंशन वो जगह है जहां मैथमेटिक्स और लॉजिक की लैंग्वेज खुद टूटने लगती है, जहां एग्जिस्टेंस शब्द का मीनिंग ही सवाल बन जाता है। और 10वां डायमेंशन, उसके बारे में सोचते ही दिमाग एक गहरी, शांत, स्प्लिशलेस साइलेंस में चला जाता है। स्पार्क्सफियर यूनिवर्स के साथ इस यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको सिर्फ सुलाएगा नहीं, आपके अंदर एक और गहरी जागृति भी जगा देगा। चैप्टर 8, द 9th डायमेंशन, बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड मैथमेटिक्स। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सवाल खुद ही धीरे धीरे गायब हो जाता है, जहां जवाब की जरूरत नहीं रहती, जहां बस एक गहरी अनंत चुप्पी होती है। आज रात हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए। एक सिंपल सी लाइन से हमने शुरुआत की। पहला डायमेंशन,
फिर 2D की सतह, 3D की हमारी दुनिया, फोर्थ में समय की अदृश्य नदी, पांचवें में पैरेलल वर्ल्ड्स, छठे में सारे पॉसिबल वर्ल्ड्स, सातवें में अलग अलग लॉज वाले यूनिवर्सेस, आठवें में वो मेटा स्पेस जहां सारे पॉसिबल लॉज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं 9वें डायमेंशन पर। 9th डायमेंशन क्या है? ये वो रेल्म है जहां हर पॉसिबल यूनिवर्स, हर पॉसिबल लॉज का सेट और उन सब की हर पॉसिबल हिस्ट्री, हर पॉसिबल कहानी एक साथ मौजूद है। सिर्फ कौन सा यूनिवर्स है नहीं, बल्कि वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसी कैसी कहानी चल सकती थी, इन सब की भी पूरी गैलरी। ये इतना वास्ट, इतना ओवरवेलमिंग स्पेस है कि उसे सोचते सोचते दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसे फील करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, आप किसी बड़ी नदी के किनारे खड़े हैं। आपको बस सामने बहता पानी दिखता है, लहरें, धाराएं, छोटी छोटी हलचलें। फिर इमेजिन कीजिए, आप ऊपर आसमान में उड़ते हैं और एक नजर में पूरी नदी देख लेते हैं। कहां से जन्म लेती है, कहां मुड़ती है, कहां झरने बनाती है, कहां समुंदर में मिल जाती है। अब इमेजिन कीजिए, आप सिर्फ एक नहीं, पूरी दुनिया की सारी नदियां एक साथ देख पा रहे हैं। हर नदी, उसकी हर धारा, उसकी पूरी कहानी एक ही नजर में। 9th डायमेंशन कुछ वैसा ही वैंटेज पॉइंट है, लेकिन नदियों की जगह सभी यूनिवर्सेस की सारी हिस्ट्रीज हैं। यहां एक और अजीब बात आती है। इस लेवल पर सिर्फ क्या हो सकता था ही नहीं, बल्कि वो भी स्पेस में शामिल हो सकता है, जो हमारी करंट लॉजिक के हिसाब से हो ही नहीं सकता। क्योंकि 9th डायमेंशन में लॉजिक खुद एक वेरिएबल बन जाती है। हमारी क्लासिकल लॉजिक कहती है कोई बात या तो ट्रू है या फॉल्स, या तो है या नहीं है, बीच में कुछ नहीं। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में एक पार्टिकल सुपरपोजिशन में हो सकता है, एक साथ है भी और नहीं भी। यानी हमारी रोजमर्रा वाली लॉजिक खुद नेचर के डीपर लेवल पर टूटने लगती है। तो इमेजिन करो, ऐसे फ्रेमवर्क्स भी हो सकते हैं जिनमें हमारी पूरी लॉजिक सिर्फ स्पेशल केस बनकर रह जाती है। 9th डायमेंशन ऐसे ही काउंटलेस लॉजिकल और मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स का रेल्म है, जिनमें से कुछ को हम लिख भी नहीं सकते। समझ तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए फिलॉसफी में एक शब्द है, इनएफेबल, जो कहा नहीं जा सकता। हर महान स्पिरिचुअल परंपरा ने किसी न किसी रूप में यही बात कही है। ताओ ते चिंग, जिस ताओ को शब्दों में बांधा जा सके वो असली ताओ नहीं। वेदांता, नेति नेति, ना ये ना ये। और अब साइंस भी धीरे धीरे उसी तरफ इशारा कर रही है। 9th डायमेंशन वो थ्रेशोल्ड है जहां इक्वेशंस चुप हो जाती हैं, थ्योरीज रुक जाती हैं, लैंग्वेज टूट जाती है और सिर्फ एक प्योर अवेयरनेस बचती है। कई थिंकर्स कहते हैं शायद कॉन्शियसनेस यानी हमारी मैं होने की महसूस यहीं किसी बहुत सटल लेवल पर इन हायर डायमेंशन से जुड़ी हुई है। जब आप बिल्कुल शांत बैठते हैं, जब थॉट्स थोड़ी देर के लिए स्लो पड़ जाते हैं, जब सिर्फ एक साफ सी अवेयरनेस बचती है, हो सकता है वो इसी 9th डायमेंशन की बहुत हल्की, बहुत दूर की झलक हो। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। अब हम उस आखिरी दरवाजे के सामने खड़े हैं, 10वां डायमेंशन। वो पॉइंट जहां हर डायमेंशन, हर यूनिवर्स, हर पॉसिबल हिस्ट्री, हर संभव कॉन्शियसनेस सब एक ही बिंदु में समा जाते हैं। वहां शब्द पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे वहां तक जाने की। स्पार्कस्फीयर यूनिवर्स के साथ इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर 9, द 10वें डायमेंशन, द पॉइंट दैट कंटेन्स एवरीथिंग। एक बिंदु, बस एक बिंदु। पूरी यात्रा में हमने कितनी चीजें देखी, पैरेलल वर्ल्ड्स, बदलते हुए फिजिक्स के रूल्स, मैथमेटिक्स की सीमाएं। लेकिन अब इस सबसे ऊंचे पड़ाव पर हम फिर से वहीं आ गए हैं, एक बिंदु पर।
फर्क बस इतना है, शुरुआत में जो बिंदु था वो शून्य था, खाली था, और अब जो बिंदु हमारे सामने है वो पूर्ण है। उसके अंदर सब कुछ है। 10वां डायमेंशन वो जगह है जहां 9वें डायमेंशन की हर पॉसिबल हिस्ट्री, हर पॉसिबल यूनिवर्स, हर पॉसिबल लॉ, सब कुछ एक ही इन्फिनिटिमल पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है। इसे ऐसे सोचिए, आपके पास एक बहुत विशाल किताब है, अनगिनत पन्नों वाली। हर पेज पर एक अलग ब्रह्मांड की अलग कहानी लिखी है। अब इमेजिन करो, आप इस पूरी किताब को कंप्रेस करते करते एक चैप्टर, फिर एक पेज, फिर एक लाइन, फिर एक वर्ड, फिर एक लेटर, और आखिर में बस एक डॉट बचता है। इतना छोटा कि दिखता भी नहीं, लेकिन उसके अंदर पूरी किताब की सारी इंफॉर्मेशन छुपी है। यही 10वां डायमेंशन है। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी में साइंटिस्ट पाते हैं 10वां डायमेंशन वो लेवल है जहां थ्योरी पूरी तरह यूनिफाइड हो जाती है। सारी फंडामेंटल फोर्सेस एक हो जाती हैं। स्पेस और टाइम के बीच का फर्क गायब हो जाता है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मैथमेटिकल घर यही है। आइंस्टाइन ने पूरी जिंदगी एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी खोजी। वो उसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन शायद जिस ट्रुथ को वो ढूंढ रहे थे वो किसी रूप में इसी 10वें डायमेंशन में मौजूद है। अब एक अजीब सा पैराडॉक्स, 10वें डायमेंशन को हम एक पॉइंट कहते हैं और साथ ही वो इन्फिनिट भी है। कैसे? मैथ में जॉर्ज कॉन्टोर ने दिखाया था, इन्फिनिटी भी कई साइजेस की होती है। 10वां डायमेंशन को ऐसे इमेजिन करो, एक ऐसा पॉइंट जिसका खुद का कोई साइज नहीं, लेकिन उसके बाहर कुछ भी नहीं है। सारी इन्फिनिटीज उसी एक इन्फिनिट पॉइंट के अंदर समा गई हैं। हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 अरब साल पहले एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ। एक ऐसा पॉइंट जहां सारी एनर्जी, सारा मैटर, पूरा स्पेस टाइम एक साथ कंप्रेस्ड था। वहीं हमारी फिजिक्स फेल हो जाती है। लेकिन अगर हम 10th डायमेंशन को पिक्चर में लाएं तो एक नया नजरिया मिलता है। शायद वो सिंगुलैरिटी 10वां डायमेंशन की एक हल्की सी झलक थी। बिग बैंग सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं था, वो इस इन्फिनिट पॉइंट से नीचे के डायमेंशंस की तरफ एक अनफोल्डिंग था। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही हमारा पूरा ब्रह्मांड उस हायर डायमेंशनल बीज में कंप्रेस्ड था। और बिग बैंग वो पल था जब बीज खुल गया। 10वां डायमेंशन वो फ्रेम है जहां नथिंग से समथिंग की जर्नी होती है। शून्य और पूर्ण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। बौद्ध दर्शन कहता है, फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म, और वेदांत कहता है, ब्रह्म ही सब कुछ है। ऐसा लगता है जैसे फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न फिजिक्स तीनों अलग अलग लैंग्वेज में इसी 10th डायमेंशन की तरफ इशारा कर रहे हों। अब सबसे पर्सनल बात, आज की इस शांत रात में एक पल के लिए महसूस कीजिए, शायद वो इन्फिनाइट पॉइंट सिर्फ बाहर कहीं नहीं है, उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन आपके अंदर भी है। जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, जब सोच थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और बस मैं हूं की सिंपल अवेयरनेस बचती है, शायद उसी साइलेंस में 10वां डायमेंशन की सबसे सच्ची झलक मिलती है। और यहीं हमारी ये डायमेंशनल यात्रा एक पूरा सर्कल बनाकर धीरे से आपके अपने भीतर आकर खत्म हो जाती है। चैप्टर 10, What if you could access the 10th dimension? The final question। तो हम आखिरकार यहां तक पहुंच ही गए। पहले चैप्टर की एक सिंपल सी लाइन से शुरू हुई ये यात्रा अब 10वें डायमेंशन के दरवाजे पर खड़ी है। पिछले 9 चैप्टर्स में आपने डायमेंशंस की पूरी सीढ़ी चढ़ी है। पैरेलल वर्ल्ड्स, चेंजिंग लॉज, मल्टीवर्स, एम थियरी, कॉन्शियसनेस। लेकिन आज का सवाल इस पूरी सीरीज की आत्मा है। अगर आप सच में 10th डायमेंशन को एक्सेस कर सकें तो क्या होगा? मीनवाइल परत, ऑल रियलिटीज एट वंस। इमेजिन करिए, आप अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हर ब्रह्मांड, हर टाइमलाइन,
हर पॉसिबल रियलिटी एक साथ आपकी नजरों के सामने है। आप वो यूनिवर्स भी देख रहे हैं जिसमें आप अभी जी रहे हैं, लेकिन साथ ही वो जिंदगी भी जिसमें आपने दूसरा करियर चुना, वो टाइमलाइन भी जिसमें वो रिश्ता कभी टूटा ही नहीं, वो वर्जन भी जिसमें आपका कोई बड़ा सपना सच हो चुका है। आपको एहसास होता है कुछ भी सच में खोया नहीं है। जो पल गुजर गया वो किसी न किसी टाइमलाइन में जिंदा है। जो सपना छूट गया वो किसी और यूनिवर्स में खिल रहा है। सब कुछ उस एक इन्फिनिट पॉइंट में परफेक्टली मौजूद है। दूसरी परत, टाइम का सच्चा चेहरा। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में टाइम एक सीधी लाइन लगता है, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर। लेकिन 10वां डायमेंशन से टाइम एक वास्ट लैंडस्केप बन जाता है। जैसे ऊपर से किसी शहर को देखो, आपकी बर्थ का मोमेंट, आपका बचपन, आज की रात और आपका फ्यूचर सब एक साथ विजिबल है। आप अपना पूरा लाइफ शुरू से अंत तक एक ही नजर में देख सकते हैं। इस नजरिए से डेथ का डर भी पिघलने लगता है, क्योंकि आप देखते हैं आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ इस एक पल तक लिमिटेड नहीं, वो उस इन्फिनिट पॉइंट में हमेशा किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करती रहती है। तीसरी परत, डायरेक्ट नोइंग। अब सोचिए, 10वां डायमेंशन से आपको सिर्फ सीन्स नहीं दिखते, बल्कि खुद लॉज ऑफ फिजिक्स भी महसूस होते हैं। इक्वेशंस की जरूरत नहीं, आप सीधा जानते हो सब कुछ कनेक्टेड है। हर पार्टिकल, हर गैलेक्सी, हर सोल एक ही अंडरलाइन पैटर्न का हिस्सा है। ये नॉलेज दिमाग से नहीं आती, ये एक तरह की डायरेक्ट नोइंग है, जहां आप सिर्फ ये नहीं समझते कि कनेक्शन है, आप खुद उस कनेक्शन जैसा महसूस करने लगते हैं। चौथी परत, आप कौन है का असली जवाब, सबसे गहरी लेयर यही है। 10th डायमेंशन के नजरिए से आप अपने आप को देखते हैं, न सिर्फ एक नाम के रूप में, न सिर्फ एक शरीर, यादें, इमोशंस के रूप में, बल्कि आप देखते हैं कि आपके और बाकी एग्जिस्टेंस के बीच कोई रियल बाउंड्री है ही नहीं। आप उस वास्ट इन्फिनिट एग्जिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन हैं, जैसे वेव ओशन का एक्सप्रेशन होती है। वेव उठती है, गिरती है, लेकिन पानी कहीं नहीं जाता। इसी तरह आपका फॉर्म बदलेगा, स्टोरीज बदलेंगी, लेकिन जिस प्योर एग्जिस्टेंस से आप बने हैं वो कभी खत्म नहीं होता। यही वो एक्सपीरियंस है जिसे सेजेस ने एनलाइटनमेंट, मोक्ष, निर्वाणा कहा है। क्या यह सच में पॉसिबल है? साइंस कहती है डीप मेडिटेशन स्टेट्स में ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। यही नेटवर्क हमारी मैं अलग हूं वाली फीलिंग बनाता है। जब यह धीमा पड़ता है, लोग एक गहरा सेंस ऑफ यूनिटी महसूस करते हैं, जैसे सब कुछ एक है और वो उसी एक का हिस्सा है। शायद 10वां डायमेंशन की फिजिकल ट्रैवल पॉसिबल ना हो, कोई रॉकेट, कोई मशीन हमें वहां ना ले जा सके, लेकिन कॉन्शियसनेस शायद उसकी हल्की सी झलक पकड़ सकती है। रूमी ने कहा था, तुम यूनिवर्स के अंदर नहीं हो, यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है। यानी ये पूरा कॉस्मॉस आपकी अवेयरनेस के कैनवस पर ही प्ले हो रहा है। अभी इस पल में आप अभी जिस हाफ स्लीप हाफ अवेक स्टेट में हैं, ब्रेन में थीटा वेव्स बन रही हैं, माइंड थोड़ा खुला है, थोड़ा शांत है। यही वो थ्रेशोल्ड है जहां से आप उस वसनेस को बस एक हल्के से स्पर्श की तरह महसूस कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज का मकसद यही था, कम से कम एक पल के लिए आप उस इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस को फील कर सकें, सिर्फ सोच नहीं, महसूस कर सकें। कल सुबह जब आप उठेंगे, कमरा वही होगा, छत वही होगी, मोबाइल भी वही और प्रॉब्लम्स भी ज्यादातर वही, लेकिन आपकी नजर शायद थोड़ी बदल चुकी होगी। आप जान चुके होंगे कि आप अकेले नहीं हैं, कि ये पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स किसी न किसी लेवल पर आपका ही घर है, कि आप सिर्फ एक छोटा इंसान नहीं, बल्कि 10वां डायमेंशन की उस इनफाइनाइट रियलिटी का लिविंग एक्सप्रेशन है। डायमेंशंस आएंगे, जाएंगे, यूनिवर्सेस बनेंगे, मिटेंगे, लेकिन वो प्योर एग्जिस्टेंस, वो इनफाइनाइट पॉइंट कभी खत्म नहीं होगा और आप हमेशा उससे जुड़े रहेंगे। अब एक आखिरी बार आंखें बंद करिए
अपनी सांस को महसूस करिए, उस शांत अवेयरनेस को थोड़ा और गहरा होने दीजिए। बस इस मोमेंट में रहिए। यही आपका पर्सनल डोरवे है 10th डायमेंशन की तरफ। अगर इस पूरी जर्नी ने आपके अंदर जरा सा भी वंडर, क्यूरियोसिटी या शांति जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करिए और स्पार्कस्फीयर यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम साथ मिलकर ऐसी और यात्राएं कर सकें जहां साइंस, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी एक ही रास्ते पर चलती हों। स्लीपिंग फिलॉसफी और स्पार्कस्फीयर यूनिवर्स के साथ इस पूरी डायमेंशनल जर्नी पर आने के लिए दिल से धन्यवाद।